हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी का 4th चैप्टर पंचायती राज। तो क्या आप पंचायती राज का अर्थ जानते हैं? इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं स्थानीय स्वशासन। जो स्थानीय स्वशासन है, तो मैं आपको इसका हल्का फुल्का एक इंट्रो देती हूँ। जो स्थानीय स्वशासन है, इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। अब अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो वैदिक काल में भी सभा और समिति नाम से स्थानीय स्वशासन चलाया जाता था। भारतीय इतिहास में चोलों का शासन स्थानीय स्वायत्तता का एक प्रमुख काल रहा है। 1882 में रिपन ने स्थानीय संस्थाओं को स्वायत्तता दी थी। 1882 और 1907 में इसके लिए शाही आयोग का गठन किया गया था। महात्मा गांधी ने अपने हिंद स्वराज की परिकल्पना में पंचायती राज गठन की कल्पना की थी। संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन की व्यवस्था की गई है और सरकार को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। 1952 में अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की। तो इससे संबंधित कई प्रकार की समितियां भी गठित हुई, जिनमें से प्रमुख बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति और जीवी के राव समिति और थुंग समिति प्रमुख हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 से 58 में किया गया था। इसका जो उद्देश्य था सामुदायिक कार्यक्रम का विकास करना था और ग्रामीण समस्याओं का समाधान करना था। अब जो बलवंत राय मेहता समिति थी, तो इसने बात की थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाए, जिसके बाद राजस्थान विधानमंडल ने पंचायती राज अधिनियम पास किया। 2 अक्टूबर 1959 में नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने पंचायती राज के लिए कानून बनाए थे। इसके बाद अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में। बलवंत राय की समिति की आलोचना इस समिति ने की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज हो, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। इसके बाद कई प्रकार की अन्य समितियां आई। जीवी के राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, पी.के. थुंग 1988 में। इसके बाद एक विधेयक लाया गया, लेकिन ये राज्यसभा से तो पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा से पास नहीं हो पाया। फिर नरसिम्हा राव के कार्यकाल में एक विधेयक लाया गया, जो कि 73वां संविधान संशोधन कहलाया। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन भी लाया गया। जो 73वां संविधान संशोधन है वो ग्राम से रिलेटेड है और 74वां नगर पंचायत से रिलेटेड है। यानी कि हम क्या समझे, जो स्थानीय स्वशासन है वो 2 रूप में बटा हुआ है, ग्रामीण और नगरीय। जो 73वां है वो पंचायती राज की बात करता है, यानी कि ग्राम पंचायत की बात। ये राज्य सूची का विषय है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 243 क से 243 ण तक उपबंध हैं। ये 11वीं अनुसूची में आता है और वर्तमान में हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी जानते हैं। जिन राज्यों में जनसंख्या अगर 20 लाख से कम होगी तो 243 ख के तहत वहाँ पर द्विस्तरीय व्यवस्था की जाएगी, यानी वहाँ पर जिला और ग्राम होगा और क्षेत्रीय स्तर हटा दिया जाएगा। और जहाँ ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ग्राम, क्षेत्रीय और जिला स्तर तक की पंचायतें गठित की जाती है। ये अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय भाग, दार्जिलिंग, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम आदि क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप हल्का फुल्का इंट्रो समझ चुके होंगे, तो हम बात करते हैं इस चैप्टर की। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है।
हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार है और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में है, वह ग्राम सभा का सदस्य होगा। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। जो ग्राम पंचायत होती है उसका एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। जो सचिव का चुनाव नहीं होता तो उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि जो ग्राम सभा की बैठक है उसमें ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। जो ग्राम सभा पंचायत है तो उसको अपने तरीके से काम करने पर भी अंकुश लगाने में मदद करती है। साथ ही जैसे पैसों का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार या कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी करती है। जैसे अगर कोई धन आया है ग्राम विकास में और उसके लिए कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है, जैसे सड़क बनाने का जो रुपया है और उसको किसी अन्य चीज़ में लगा लिया जाए या अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कर लिया जाए, तो उस पर भी निगरानी करने का काम इसका होता है। इस तरह से ग्राम सभा चुने वे प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। जो ग्राम पंचायत है उसकी नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा हमें पता ही है कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के कौन कौन से काम हो सकते हैं। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, जैसे मनरेगा में होता है 100 डे के काम की गारंटी होती है, तो ये सारा काम भी ग्राम पंचायत के ही है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं, उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो ये काम निर्माण समिति करेगी। या गांव में कोई सड़क बनाना है या फिर कोई अस्पताल खुलवाना है, तो ये काम भी निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। अब हम बात करते हैं पंचायत के स्तर। अभी अभी मैंने इंट्रो में बताया था कि जो पंचायत है उसके 3 स्तर होते हैं, ग्राम, क्षेत्रीय और जिला स्तर। तो ये हमें पता चलता है 243 ख के माध्यम से, क्योंकि जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ पर द्विस्तरीय पंचायत होगी और जहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा होगी वहाँ पर त्रिस्तरीय होगी। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है।
ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा होता है विकास खंड या क्षेत्रीय स्तर और जनपद या पंचायत समिति। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। ये तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के लिए हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। चलिए दोस्तों, अब मिलता है आपको होमवर्क। हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया होगा? आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? क्यों? अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। यह काम क्यों किया गया? पैसा कहाँ से आया? काम पूरा हुआ या नहीं? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है? नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आप इस पैरा को पढ़ सकते हैं, देन इन क्वेश्चंस के उत्तर दे सकते हैं। भगवान लाट को पीटा क्यों गया था? क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है? क्यों? पिछले चैप्टर्स में हम भेदभाव, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी कई प्रकार की चीज़ें समझ चुके हैं, तो आप इसका आंसर्स दे सकते हैं। जल संरक्षण और उसके फ़ायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें। और जिन लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो वो उसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।